फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, जो आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी फिजिकल एजुकेशन के हैं। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चन इनका लेवल ठीक ठाक है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर उसके बाद कमेंट में आप बताना कि हमारे क्वेश्चन किस लेवल के हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आज का पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है BCCI। ठीक है, BCCI यानी जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, की स्थापना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, यानी BCCI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये हमको बताना है। तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करी जाए तो ये हो जाएंगे BCCI के सौरभ गांगुली। ठीक है, और उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो हो जाएंगे राजीव शुक्ला। और बात करी जाए सचिव की तो ये सचिव हो जाएंगे जय शाह। ठीक है, सचिव हो जाएंगे जय शाह। अगला देखते हैं और बात कर लेते हैं इसी क्रम में। यदि पूछ ले कि BCCI की स्थापना कब हुई है तो इसकी स्थापना जो हुई है कब हुई है, 1928 में हुई है। ठीक है, और ये पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है स्थापना कब हुई BCCI की, 1928 में, और पूछे मुख्यालय कहाँ है तो ये मुंबई में है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ICC जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इनको याद कर लेना फुल फॉर्म को, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। ठीक है, तो ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ये हो जाएंगे ग्रेग बर्कले। ठीक है, वर्तमान में जो ICC के अध्यक्ष हैं वो मतलब ग्रेग बर्कले हैं। ठीक है, और बात करी जाए ICC की स्थापना कब हुई है तो इसकी स्थापना हुई है 15 जून। ठीक है, 15 जून 1909 में हुई है। ठीक है, कब हुई है, 1909 में हुई है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई है। यदि पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो ICC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, दुबई में है। कहाँ है, दुबई में है। ठीक है, दुबई में है इसका मुख्यालय, दुबई संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अगला देखते हैं। और जो आपको बता दें ये जो BCCI होती है इसका जो कार्य होता है, ये हमारे भारत में जो क्रिकेट होता है, ठीक है, जो हमारे भारत का क्रिकेट है तो उसका जो नियंत्रण होता है किसके पास होता है, BCCI के पास होता है। यानी जो भारत में क्रिकेट होगा उसका सारा लेखा जोखा आयोजन करना, संचालित करना किसके हाथ में है, ये होता है BCCI के हाथ में। यही प्रक्रिया जो है विश्व में जो क्रिकेट होता है उस पर किसका कंट्रोल होता है तो उस पर ICC का कंट्रोल होता है। ठीक है, भारत में BCCI और विश्व में ICC जो होती है उसका कंट्रोल होता है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये देश रहा है नॉर्वे, और कुल पदक कितने जीते हैं तो 37 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। ठीक है अब 37 में से 37 में से 16 जो हैं गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं, और जो 13 हैं वो कांस्य कांस्य पदक हैं, कांस्य मेडल हैं, ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, 37 में से 16 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, और जो 13 हैं वो कांस्य पदक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा तो ये होगा इटली में। ठीक है, 2022 वाले जो शीतकालीन थे वो तो हो चुके हैं, अभी जो 2026 में आने वाले जो 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा वो कहाँ होगा, इटली में होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ऐसा कौन सा एकमात्र शहर है जहाँ पर शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन हो चुका है। ठीक है, ऐसा एक दुनिया में ऐसा एकमात्र स्थान यानी शहर है जिसमें शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन हो चुका है। ऐसा एकमात्र शहर है, कौन सा है, बीजिंग। ठीक है, जो कि कहाँ है, बीजिंग चाइना में है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं तो बात करी जाए मनुष्य के जीवन काल की तो इसके कुल दांत 52 निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 20 दांत होते हैं दूध के दांत होते हैं वो पहले निकलते हैं। ठीक है बच्चे में 20 दांत जो होते हैं दूध के वो पहले निकलते हैं, फिर वो एक उम्र होती है लगभग 12 से 14 वर्ष की। ठीक है, वहाँ तक बालक पहुँचते पहुँचते वो 20 दांत टूट जाते हैं, फिर उसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं 32।
ठीक है। तो 32 निकलते हैं, वो मतलब लास्ट तक रहते हैं, फिर वो टूटेंगे, उसके बाद कोई दांत नहीं निकलता है। तो 20 मतलब अस्थायी, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं। 32 जो होते हैं स्थायी दांत होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मतलब स्थायी दांत, उनकी संख्या होती है 32। तो कुल मिलाकर दूध के 20 और स्थायी जो होते हैं उनको 32 दांत होते हैं, तो टोटल 52 दांत हो जाते हैं, ठीक है। और दांतों का यदि आपको विधिवत रूप से वीडियो पढ़ना है दांतों के बारे में और बहुत सारी जानकारी लेनी है, तो मैंने यूट्यूब पे पहले से वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ जाकर मतलब उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और आपको मैं ऐसे फ़िलहाल बता देता हूँ थोड़ा, जैसे कि ये देखो इधर मैं बना रहा हूँ, इसमें ये 1 2 3 ये 4 हो गए, ठीक है। ये 4 दांत जो होते हैं ये इनको इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ होता है एक ये यहाँ होता है थोड़ा इस तरीके से, इनको बोलते हैं केनाइंस, ठीक है। इंसीजर हो गए, केनाइंस हो गए ये वाले। फिर इसके बाद ये दांत निकलते हैं 2 ठोर, इनको बोलते हैं क्या, प्रीमोलर्स। क्या बोलते हैं इनको, ये इधर 2 होते हैं, इधर भी 2 होते हैं, इनको बोलते हैं प्रीमोलर्स। और फिर इसके बाद ये इधर लास्ट में 3 ठोर होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनको बोलते हैं मोलर्स, ठीक है। ये लास्ट वाले 3 होंगे, इनको क्या बोलेंगे, मोलर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये वाले प्रीमोलर्स हैं और ये वाले जो होते हैं ये केनाइंस होते हैं, और बाकी जो ये वाले होते हैं इनको इंसीजर दांत बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। तो जो ये वाले होते हैं इधर ये, इनकी संख्या 4 होती है ऊपर, 4 नीचे होती है, ठीक है। तो ये 8 होते हैं। ये जो इन केनाइंस हैं इनकी संख्या 2 नीचे है, तो 2 ऊपर होगी, 4 हो जाएंगे। प्रीमोलर्स जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, 2 इधर 2 इधर, तो टोटल ऊपर नीचे हो जाएंगे 8, ठीक है। और फिर ये प्रीमोलर्स जो होते हैं, सॉरी मोलर्स जो होते हैं ये 3 इधर हैं, 3 इधर हो जाएंगे, तो 6 6 मतलब 3 3 6 हो गए, 3 6 ऊपर हैं तो 3 नीचे होंगे, तो टोटल 12 हो जाएंगे, ठीक है। और अधिक अच्छा देखने के लिए मेरे मतलब मैंने दांतों पे एक वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा मेरा क्वेश्चन था, हाँ 7 नंबर है प्रश्न। तो सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो ये गेस्टाल्टवादियों ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। किसने, गेस्टाल्टवादियों ने प्रतिपादित किया है। और गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से आते हैं, वल्दीमेर, कोहलर, कोफका, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8 डेविस कप जो कि टेनिस से संबंधित है, ठीक है। तो डेविस कप की शुरुआत कब से हुई है, तो ये हुई है 1900 से। अगला है प्रश्न नंबर 9 जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने करी थी। और कब करी थी, 1683 में, ठीक है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज किसने की है, हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने करी है, ठीक है। और कब करी है, तो 1683 में करी है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि 1 ग्राम मिट्टी में कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो लगभग 4 करोड़ पाए जाते हैं। और 1 मिलीलीटर पानी में कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो लगभग 10 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं और बैक्टीरिया के जो अध्ययन होता है उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो ल्यूवेनहाक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम को और क्या कहा जाता है, सबसे छोटा कोशिकांग भी किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है सबसे छोटा कोशिकांग, ठीक है। जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में इसका जो मुख्य कार्य होता है मांसपेशियों का निर्माण करना, ठीक है। यानी शरीर का निर्माण करना वो किसमें होता है, प्रोटीन के माध्यम से होता है। अगला है विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। और विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो सी फंक ने करी थी। कब, 1911 में। कब करी थी, 1911 में करी थी। और किसने करी थी, तो सी फंक ने करी थी, ठीक है। और विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में जो घुलनशील होते हैं वो बी और सी विटामिन होते हैं, ठीक है। बी और सी होते हैं। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं हम डेका यानी DEKA डेका, ठीक है। तो जल में BC और वसा में डेका घुलनशील होते हैं। सॉरी।
अगला देखते हैं, अगला क्या है किस प्रतियोगिता को मेजर भी कहा जाता है? तो ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जो होती हैं इनको मेजर कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को मेजर भी कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो किस खेल से संबंधित होती हैं, पूछ लेता है कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो वो होती हैं टेनिस खेल से, ठीक है। और 4 होते हैं कुल मिलाकर ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं, कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, और ये कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन हो गई, विंबलडन हो गई और फ्रेंच ओपन हो गई, ठीक है, और यूएस ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन 4 हो गई, 4 ओपन्स होती हैं, ठीक है। तो यानी जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं 4 होती हैं इनको प्रत्येक को क्या कहा जाता है? मेजर भी कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं, और जो सबसे वो क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम कौन है, तो वो विंबलडन होती है, ठीक है। विंबलडन 1877 में, इसका मतलब कितने में? 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी ऑल इंग्लैंड क्लब के द्वारा, ठीक है, जो कि लंदन में था ऑल इंग्लैंड क्लब, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी किसकी? विंबलडन की। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन है ग्रैंड स्लैम की, तो वो विंबलडन हो जाएगी, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1877 से हुई थी। कहाँ से? ऑल इंग्लैंड जो क्लब था वहाँ से, और कहाँ है वो? लंदन में है, ठीक है। अगला देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, IPL 2022 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसको मिला है? तो ये जॉस बटलर को मिला है, ठीक है। और जो कि सर्वाधिक रन इन्होंने बनाए हैं, कितने? 863 रन इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं। और चौके छक्कों की बात करी जाए तो इन्होंने ही सबसे ज़्यादा चौके छक्के मारे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1988 में शामिल किया गया है, ठीक है। टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? तो 1988 में शामिल किया गया है। और किस ओलंपिक में? तो सियोल ओलंपिक में, ठीक है। टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1988 में। और किस ओलंपिक में? तो सियोल ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, डायाथर्मी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। डायाथर्मी कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? वेव डायाथर्मी, लॉग वेव डायाथर्मी, और ये होती है माइक्रोवेव डायाथर्मी, ठीक है। कौन कौन सी 3 हैं? वेव डायाथर्मी, लॉन्ग वेव डायाथर्मी और माइक्रोवेव डायाथर्मी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, गोनोरिया रोग जिसे हम प्रमेह या सुजाक रोग भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रमेह रोग या सुजाक रोग भी बोलते हैं किसको? गोनोरिया रोग को, ठीक है। सॉरी। तो गोनोरिया रोग जो होता है किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है निसेरिया गोनोरिया, बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। क्या नाम है? निसेरिया गोनोरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। और जो गोनोरिया रोग होता है ये यौन संचरित संक्रमण है, ठीक है, यौन संचरित संक्रमण है। और इसमें दिक्कत क्या होती है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पुरुष व महिला के जो जनन अंग हैं, ठीक है, पुरुष व महिला के जो जनन अंग हैं उनको ये प्रभावित कर देता है। और यदि बात करी जाए इसकी फैलने की, तो इसकी जो मतलब ये फैलता है, तो मान लो जैसे कोई व्यक्ति है उसको मान लो गोनोरिया है, ठीक है, गोनोरिया से संक्रमित है। यदि वो व्यक्ति किसी मान लो किसी दूसरे से यौन संबंध स्थापित करेगा, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेगा, तो फैलने की मतलब संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो मुख्य कारण होता है इसका यौन संबंध स्थापित करने से जो भी संक्रमित व्यक्ति से, ठीक है। या इसी कंडीशन में क्या होता है कि गोनोरिया का संक्रमण बढ़ जाता है, और इसका फैलने का मुख्य कारण यही होता है यौन एक्टिविटीज जो करता है उसके कारण से, ठीक है। तो और इसमें दिक्कत हो जाती है, जननांग जो होते हैं उनमें मतलब समस्या उत्पन्न होती है, वो प्रभावित हो जाते हैं। और किसी मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेडीज जो होती है उसमें बांझपन की नौबत भी आ जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17, भारतीय जिम्नास्टिक का जन्मदाता किसे माना जाता है, ठीक है। भारतीय जिम्नास्टिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सामर्थ्य ये हो जाएंगे श्री सामर्थ्य रामदास स्वामी, ठीक है, श्री सामर्थ्य रामदास स्वामी हो जाएंगे। अगला देखते हैं विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ भंडारित होता है? तो ये होता है यकृत में, जिसे हम लीवर बोलते हैं, ठीक है, जिगर बोलते हैं। तो
विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ भंडारित होता है? विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी में क्या होता है? दिन में दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता है, ठीक है। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो पपीता व गाजर में पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा हड्डी का टूटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रैक्चर, ठीक है। हड्डी का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। अगला देखते हैं। किशोरावस्था संवेगों, तनावों, तूफानों की अवस्था है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है स्टैनले हॉल की, ठीक है। जो किशोरा बहुत अच्छी है, साइकोलॉजी की है, याद कर लेना, आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भाग ये है, ठीक है। तो क्या है? किशोरावस्था संवेगों, तनावों, तूफानों की अवस्था है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है स्टैनले हॉल की, ठीक है। इन्होंने बताया है जो किशोरावस्था होती है, जो किशोरावस्था का बालक होता है, तो उसमें उस समय उस अवस्था में उसमें जो संवेग होते हैं, तनाव होते हैं, मतलब संवेग बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, बहुत अधिक तनाव होता है। और जो होती है अवस्था ये आंधी तूफान की अवस्था होती है, ठीक है। इसमें बालक संवेग में आकर, तनाव में आकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक भी जान पर भी वो खेलने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। बात करी जाए किशोरावस्था की, तो अवस्थाएँ देख लेते हैं। उससे पहले जो बालक की अवस्थाएँ होती हैं, तो 1 से जो 6 तक होती है ये शैशवावस्था होती है, ठीक है। फिर 6 से 12 वर्ष की जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। फिर 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था होती है। फिर 18 के ऊपर जो जाएंगे अब तो प्रौढ़ावस्था में चले जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस ओलंपिक को पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया? ठीक है, किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया है? तो ये बर्लिन ओलंपिक था। और सन कौन सा था? 1936 में, ठीक है। अगला देखते हैं 22 नंबर। अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, तो ठीक है। तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? आंतरिक और बाह्य, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा, अभिप्रेरणा वह होती है जिसको हम स्वयं कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, कार्य करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। जिसमें हम स्वयं रुचि लेते हैं उसको क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। और जब हम बाहर से मोटिवेट होकर किसी, ठीक है, जब हम बाहर से मोटिवेट होकर कार्य करते हैं, कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाती है? बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। और अभिप्रेरणा का जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है, गति करना, ठीक है। तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है वो हम जो व्यक्तिगत अंदर से मोटिवेट होकर खुद, ठीक है, सॉरी, अंदर से मोटिवेट होकर जब खुद वो कार्य करता है तो उसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। जो बाहर से प्रोत्साहित होकर या किसी कारणवश वो कार्य को करता है तो वो बाह्य प्रेरणा होती है, ठीक है। और इसका जो 2 प्रकार की बताई है, जन्मजात और बाह्य अर्जित, ठीक है। जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा बताई गई है। तो जो मतलब जन्मजात अभिप्रेरणा होती है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे भूख है, प्यास है, निद्रा है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है, ठीक है। और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है इसमें जैसे पुरस्कार हो गया, दंड हो गए और सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जो होते हैं, ये सब ये किस में आते हैं? बाह्य, मतलब बाह्य जो होता है क्या होता है? अभिप्रेरणा, ठीक है, बाह्य प्रेरणा में आते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा का पुनर्बलन, ठीक है, रीइंफोर्समेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा का पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है BF स्किनर ने, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24। मांसपेशियां किसकी बनी होती है? तो इलास्टिक फाइबर की बनी होती हैं, ठीक है। जिसे हम पीला फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है, पीला फाइबर भी बोलते हैं, यानी इलास्टिक फाइबर की बनी होती हैं मांसपेशियां। अगला देखते हैं, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, जिसे हम और इसका जो टाइफाइड फैलता है मुख्य रूप से गंदे पानी से फैलता है। और इसमें होता क्या है? तेज बुखार और उल्टी, सिर दर्द होता है, ठीक है। तेज बुखार, उल्टी, सिर दर्द होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं क्या है। एंथ्रेक्स रोग किस बैक्टीरिया से होता है? ठीक है, एंथ्रेक्स रोग जो है
ये किस बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होता है? तो ये होता है बैसिलस एंथ्राक्स, ठीक है। बैसिलस एंथ्राक्स जो बैक्टीरिया का नाम है क्या है? बैसिलस एंथ्राक्स जो होता है, इसकी वजह से एंथ्राक्स रोग होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है ये जो होता है घास फूस खाने वाले पालतू जानवर के द्वारा फैलता है, ठीक है। जो हमारे घर में या आस पड़ोस में जो पालतू जानवर होते हैं, जो मांसाहारी नहीं शाकाहारी होते हैं, ठीक है, जो घास फूस खाते हैं, पालतू जानवर होते हैं उनके माध्यम से फैलता है। और शरीर ये इसमें दिक्कत जो होती है वो शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, बाद में वो फफोले मतलब घाव में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं? तो ये गिल्स से लेती हैं, माने फिर वो गलफड़ों से सांस लेती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। शरीर में सूजन व दर्द को कम करने के लिए किस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रायोथेरेपी को, जिसे हम शीत चिकित्सा या कोल्ड थेरेपी, ठीक है, जिसे हम क्रायोथेरेपी या शीत चिकित्सा या कोल्ड थेरेपी कहते हैं। इसको ही आइसोथेरेपी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है पैथोलॉजी, यानी डिसीज जो होती हैं बीमारियां रोगों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। अगला देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, किन्सियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? किन्सियोलॉजी के जनक हैं, तो किन्सियोलॉजी के जनक हो जाएंगे अरस्तु, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है 31 नंबर। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो 1984 में हुई है। और ये बात करी जाए इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, एक तो छूट गया है, 33 देखते हैं, ठीक है। ये क्या है? फसबरी, ठीक है। फसबरी फ्लॉप तकनीक किस खेल से संबंधित है? तो ये ऊंची कूद से संबंधित है, हाई जंप से, ठीक है, ऊंची कूद से संबंधित है। अगला देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। डींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो डींग एक्सप्रेस के नाम से भारतीय धावक है कौन? हिमा दास, जो कि असम राज्य से आती हैं, ठीक है। डींग एक्सप्रेस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय धावक हिमा दास को जाना जाता है, जो कि असम से आती हैं, असम राज्य से आती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं, क्या है? ब्लेड रनर के नाम से कौन एथलीट विश्वविख्यात है? तो ये हो जाएंगे ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, ठीक है, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस हो जाएंगे। अगला है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर अक्ष कहाँ से कहाँ गुजरता है? ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है। ऊर्ध्वाधर अक्ष कहाँ से कहाँ गुजरता है? तो ये जमीन के लंबवत गुजरता है, जमीन के अभिलंब, ठीक है, जमीन के अभिलंब गुजरता है। अगला देखते हैं। फीबा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल की स्थापना कब हुई थी? तो फीबा की स्थापना हुई है 1932 जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फीबा की जो स्थापना हुई है 1932 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। बात करी जाए इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय माइस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म था तो क्या था? फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, ठीक है। इसकी स्थापना 1932 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में और माइस जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला देखते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अगला देखते हैं 41 नंबर। मांसपेशियों में थकान का मुख्य कारण होता है, तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है इसका जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान आ जाती है। किसके? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। अगला देखते हैं 42। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने की थी। और कब करी है? 6 अप्रैल 1896, ठीक है। कब करी है? 6 अप्रैल 1896 को यूनान के शहर एथेंस में, ठीक है, यूनान के शहर एथेंस में करी थी पियरे डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगला देखते हैं। अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF की स्थापना कब हुई? तो 1937 को हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अगला देख लेते हैं। गम्फोथ्रोसिस
गोम्फोथ्रोसिस जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दांतों में पाए जाते हैं, ठीक है। और दांतों की जो बीमारी हो पायरिया होती है। पायरिया में होता क्या है, दांतों से ब्लड निकलता है, दांत हिलने लगते हैं, स्मेल आती है, बदबू आती है दांतों से, ठीक है। और दांतों किसकी कमी से आती है? तो विटामिन सी की कमी से आती है। विटामिन सी किससे मिलती है? तो खट्टे पदार्थों से मिलती है, खासकर आंवले से मिलती है, ठीक है। और विटामिन सी का जो मतलब वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? स्कारबिक एसिड, ठीक है। और इससे जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। अगला देख लेते हैं, 45 नंबर, ठीक है। विटामिन की खोज कब किसने की थी? तो 1911 में सी फंक ने करी थी। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगी युवराज सिंह की। अगला है 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। रिपीट करते हैं, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। अगला है हमारे शरीर में मुख्य रूप से ईंधन का कार्य कौन करता है? तो मुख्य रूप से ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसी तरह जैसे गाड़ी मोटर में पेट्रोल डीजल का कार्य करता है, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करता है। अगला है तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नर्वस सिस्टम संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे न्यूरोलॉजी, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला है स्विमिंग यानी तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? तो 1896 एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। और बात करी जाए उस समय केवल पुरुष जो स्विमिंग थी, तैराकी थी, तो पुरुष तैराकी को 1896 एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। यानी जो पहले वाले ओलंपिक हुए थे उसी में तैराकी को शामिल कर लिया गया था। उसके बाद जो है 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक में महिला स्विमिंग को भी शामिल कर लिया गया था, ठीक है। कब? 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में, 1912 में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करें इन सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।